हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इसमें लास्ट तक बने रहें और सारे क्वेश्चनों का आप आंसर इसमें पा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, मिस्टर एक्स इज एडमिटेड इन द मेंटल हॉस्पिटल विद सिम्टम्स ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड पैरानॉइड डिल्यूजन। एक मिस्टर एक्स नाम का कोई पेशेंट है जो मेंटल हॉस्पिटल में क्या हुआ है, एडमिट हुआ है, और उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या कंप्लेन लेके आया है। ऑडिटरी उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, आवाज़ सुनाई आ रही है, और पैरानॉइड डिल्यूजन उसको हो रहा है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज़ द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ मिस्टर एक्स। जो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की प्रॉब्लम होती है वो कौन से उसमें होती है, डायग्नोसिस क्या बनेगी उसकी, स्किज़ोफ्रेनिया में होती है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की पॉसिबल डायग्नोसिस यहाँ पे क्या रहेगी, स्किज़ोफ्रेनिया बनेगी। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होती है, स्किज़ोफ्रेनिया इज द क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्बेंस इन थॉट, परसेप्शन, इमोशन, बिहेवियर लीडिंग टू लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी। जो स्किज़ोफ्रेनिया होती है वो क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर होती है, और इसमें क्या होती है, थॉट प्रोसेस गड़बड़ हो जाती है, परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनल बिहेवियर ये सब रियलिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। ये होती है हमारी स्किज़ोफ्रेनिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है, राइट डाउन द इटियोलॉजिकल फैक्टर। कौन कौन से ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिसके कारण स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो हमारा फर्स्ट आ जाता है जेनेटिक फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री, ट्यून एंड एडॉप्शन स्टडी शो द स्ट्रॉन्ग हेरिडिटी। अगर फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उससे हमें क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर के कारण स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर के इम्बैलेंस होने से, डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट, इनके इम्बैलेंस होने से भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या जाएगा, ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़। ब्रेन एबनॉर्मलिटी में क्या जाएगा, एनलार्ज वेंट्रिकल्स, डिक्रीज फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर में जाता है मैटरनल माल न्यूट्रिशन के कारण, इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स एंड प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में एक्सपोज हुई है टॉक्सिन से तो उस टाइम में जो चाइल्ड रहेगा उसको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रह सकते हैं। फिर आ जाता है पेरीनेटल फैक्टर में जाता, अगर बर्थ कॉम्प्लिकेशन अगर उसको हुआ हो, हाइपोक्सिया या लो बर्थ वेट अगर बेबी रहा हो तो उसको इन फ्यूचर में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर। इसमें आ जाता है फॉल्टी ब्रेन डेवलप एंड ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। नेक्स्ट हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर इसमें क्या रहेगा, साइकोसोशल फैक्टर। साइकोसोशल फैक्टर में स्ट्रेस है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड सोशल आइसोलेशन, ये सब कारण हो सकते हैं। सोशली अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है पर्सन तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। ये सब इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये इसमें आ जाएगा अर्बन लिविंग, माइग्रेशन, स्ट्रेस और पॉवर्टी, ये सब भी फैक्टर बनते हैं। फिर आ जाता है सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज में क्या जाएगा, कैनाबिस, एलएसडी, एम्फेटामिन्स कैन ट्रिगर टू वर्सन सिम्टम्स। नेक्स्ट जाता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण ऑटो इम्यून चेंजेस अगर ब्रेन में हो रहे हैं तो उससे भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रह सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा एंडोक्राइन फैक्टर। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, स्पेशली ड्यूरिंग पोवर्टी। फिर नेक्स्ट जाता है पर्सनालिटी फैक्टर। पर्सनालिटी फैक्टर में जाएगा इंट्रोवर्टेड एंड विथड्रॉल पर्सनालिटी टाइप मोर प्रोन। अगर इंट्रोवर्टेड है तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हमारा फर्स्ट का सी क्वेश्चन आता है, मेक अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर मिस्टर एक्स। जो मिस्टर एक्स हमारा एडमिट हुआ था स्किज़ोफ्रेनिया से, उसका हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना। तो सबसे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे बना लेते हैं। तो फर्स्ट जाती है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन एंड एविडेंस बाय डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के कारण क्या हो रहा है, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस हो रही है। फिर नेक्स्ट जाता है सोशल आइसोलेशन। इसके कारण क्या हो रहा है, विथड्रॉल, मिसट्रस्ट एंड एस एविडेंस बाय अवॉइडेंस टू सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या जाएगी, सेल्फ केयर डेफिसिट, हाइजीन, ग्रूमिंग रिलेटेड टू लैक ऑफ मोटिवेशन एंड अल्टर्ड परसेप्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिस्क फॉर वायलेंस, सेल्फ डायरेक्टेड एंड टूवर्ड अदर्स रिलेटेड टू पैरानाइड डिल्यूजन एंड कॉमन हेलुसिनेशन।
लास्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाएगा इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू थ्रोट डिसऑर्गेनाइजेशन डिल्यूजन थिंकिंग। अब हम नर्सिंग केयर प्लान देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है असेसमेंट में, जिसमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस हमने लिया है सोशल आइसोलेशन होता है रिलेटेड टू विथड्रॉल एंड मिसट्रस्ट एज एविडेंस बाय अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल आइसोलेशन क्यों हुआ, उन्हें मिसट्रस्ट हो गया और विथड्रॉल करते हैं, इसी कारण उनको क्या हो रहा है, सोशल आइसोलेशन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड कर रहा है पेशेंट। तो हमारा गोल क्या रहेगा, सोशल इंटरेक्ट नहीं हो रहा है तो हमको पेशेंट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है उसकी वर्बलाइज कंफर्ट को और इंटरेक्ट विद अदर, उसका इंटरेक्शन हमें बढ़ाना है पीपल्स के साथ में। हमें इंटरवेंशन इसमें क्या लेंगे, एंकरेज ग्रेजुअल सोशल इंटरेक्शन विद स्टाफ एंड पेयर्स। हमें स्टाफ और पेयर्स के बीच में धीरे धीरे करके सोशल इंटरेक्शन को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रोवाइड पॉजिटिव री एनफोर्समेंट सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर के लिए हमें पेशेंट को क्या करना, पॉजिटिव री एनफोर्समेंट देना है। नेक्स्ट हमारा जाता है स्पेंड शॉर्ट फ्रीक्वेंट पीरियड विद द पेशेंट टू अवॉइड ट्रस्ट। नेक्स्ट हमारा जाता है अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन, हमें पेशेंट को ओवर स्टिमुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर इन केयर ऑफ थेरेपी। फिर जो भी हम केयर या थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, उसमें हमें फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन में जाता है एंकरेज ग्रेजुअल सोशल इंटरेक्शन विद स्टाफ एंड पेयर्स, प्रोवाइड पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट फॉर सोशल बिहेवियर, स्पेंड शॉर्ट फ्रीक्वेंट पीरियड विद द पेशेंट टू बिल्ड ट्रस्ट, अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन। जो हमने इंटरवेंशन लिया था, फिर जिस इंटरवेंशन को लेके हमने जो भी हमने इंटरवेंशन को पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में ले लेते हैं। फिर हमारा इवोल्यूशन क्या जाता है, पेशेंट इंटरेक्ट्स अप्रोप्रिएटली विद स्टाफ एंड पेयर्स। पेशेंट है वो स्टाफ और पेयर में क्या कर रहा है, अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन करना उसने स्टार्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पे बना लेते हैं, जिसमें फर्स्ट असेसमेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा रहेगा। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम ले लेते हैं डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन एंड एविडेंस बाय डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस यहाँ पे पेशेंट की हो गई है और इसमें क्या हो रहा है, केमिकल इम्बैलेंस के कारण हुई है। फिर हमारा गोल क्या रहेगा, पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव रियलिटी ओरिएंटेशन, हमें पेशेंट को रियलिटी से ओरिएंटेट करना। फिर हमारा इंटरवेंशन क्या आ जाएगा, मेंटेन अ काम एंड सेफ इन्वायरमेंट, पेशेंट को हमें काम और सेफ इन्वायरमेंट देना है। अवॉइड आर्ग्यू विद द पेशेंट अबाउट डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, हमें पेशेंट के साथ में आर्ग्यू नहीं करना है उसके डिल्यूजन और हेलुसिनेशन को लेकर। नेक्स्ट हमारा जाता है एंकरेज द पेशेंट टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग, हमें पेशेंट को एंकरेज करना है कि वो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को क्या करे, एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूज़ सिंपल क्लियर कम्युनिकेशन, हमें सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशन को यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है इंगेज द पेशेंट इन रियलिटी बेस्ड एक्टिविटी, हमें पेशेंट को रियलिटी बेस्ड एक्टिविटी के लिए हमें इंगेज करने हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है इम्प्लीमेंटेशन, जो चीज़ हमने इंटरवेंशन लिया उसमें जितनी चीज़ हमने पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया वो सब हमारा इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। तो हमने पेशेंट को काम और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, आर्ग्यू हमने पेशेंट से करना अवॉइड कर दिया। यहाँ पे हमने थॉट्स और जो फीलिंग्स है पेशेंट को क्या करिए, एंकरेज किया कि वो एक्सप्रेस करे। हमने सिंपल कम्युनिकेशन यूज़ किया, पेशेंट को हमने रियलिटी बेस्ड एक्टिविटी में इंगेज किया। फिर हमारा इवोल्यूशन किया जाता है पेशेंट इम्प्रूव थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेबल इन सम एक्सटेंट, जो हमारा पेशेंट है वो उसके थॉट्स क्या हो गए हैं, ऑर्गेनाइज हो गए हैं, थोड़ा वो रियलिटी बेस्ड पे आ गया है और जो पेशेंट है वो थोड़ा स्टेबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का है, जिसमें है डिफाइन मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर आर अंडरस्टैंड इन क्लिनिकल सिग्निफिकेंट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द अल्ट्रेशन इन थिंकिंग मूड एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस एंड इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। ये डेफिनेशन किसने दी थी, WHO ने 2001 में ये डेफिनेशन दी थी। तो मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल और ये बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो नॉर्मल इमोशनल कंडीशन होती है, थिंकिंग प्रोसेस होती है, बिहेवियर, ये सब क्या हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है। इन सब में क्या हो जाता है, अल्ट्रेशन आ जाता है। तो यही क्या होता है, मेंटल इलनेस होती है। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मेंटल इलनेस इज द माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड अराउंड हिम रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो मेंटल इलनेस होती है वो क्या होती है, माल एडजस्टमेंट होती है, मतलब जो ह्यूमन है और उसका सराउंडिंग एरिया है
जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग एरिया में उस चीज़ को वह माल एडजस्टमेंट वहाँ पे अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, माल एडजस्टमेंट होता है जो ह्यूमन होता है और उसके सराउंडिंग एरिया का इन्वायरमेंट के साथ में हारमोनी नहीं बन पाती है। ये हमारी जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी, अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनिंजर ने दी थी 1930 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 2 का बी, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के हमें कॉजेज बताने कि किस किस कारण से मेंटल इलनेस आती है। तो हमारा फर्स्ट कॉज आ जाएगा जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस। अगर फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की हिस्ट्री है तो पर्सन को मेंटल इलनेस होने के चांस रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर में आ जाएगा इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, सेरोटोनिन डोपामिन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उस कारण भी जो मेंटल इलनेस है वो मेंटल इलनेस को कॉज करते हैं। फिर आ जाएगा ब्रेन डिफेक्ट। ब्रेन डिफेक्ट में आ जाएगा क्या, इंजरी, इन्फेक्शन या फिर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी इन ब्रेन। ये सब अगर है ब्रेन में तो उससे भी मेंटल इलनेस होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है प्रीनेटल एंड पेरीनेटल फैक्टर। इसमें मैटरनल स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन या फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में मदर एक्सपोज हुई है टॉक्सिन से तो उस टाइम में भी मेंटल इलनेसेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हुआ है तो जो थायराइड, एड्रेनलिन, ये ग्लैंड, इसमें क्या हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने से भी जो मेंटल इलनेस है वो होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जैसे चाइल्ड एब्यूज़ वगैरह या फिर नेग्लेक्ट अगर चाइल्ड को कर रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस है, तो उस टाइम में भी मेंटल इलनेसेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पुअर कोपिंग स्किल्स। इसमें जाता है इनएबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। अगर पर्सन अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, फ्रस्ट्रेशन को अपने मैनेज नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम में भी उसको मेंटल इलनेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पर्सनालिटी फैक्टर। इसमें जाता है लो सेल्फ स्टीम एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। नेक्स्ट हमारा जाता है फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम में जाता है कॉन्फ्लिक्ट, ब्रोकन फैमिली एंड लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। अगर फैमिली में किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली ब्रोकन हो गई है, डाइवोर्स्ड वगैरह अगर फैमिली में हो गया है और इमोशनल सपोर्ट फैमिली से नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से भी मेंटल इलनेसेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन में क्या है, पर्सन किसी से बात नहीं करेगा, अकेला अकेला रहना स्टार्ट कर देगा, लॉनलीनेस फील करेगा और पुअर सोशल रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगी उसकी, इस कारण से भी मेंटल इलनेसेस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ में जाता है एल्कोहल एंड ड्रग यूज़ लीडिंग टू द मेंटल डिस्टर्बेंस। जो एल्कोहल और ड्रग्स होती हैं, अगर पर्सन को सब्सटेंस को यूज़ करने की उनको आदत हो गई है तो सब्सटेंस एब्यूज़ के कारण बहुत बार क्या होते हैं, विथड्रॉल सिम्टम्स वगैरह या फिर अल्कोहल ड्रग के कारण मेंटल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला क्वेश्चन नंबर 2 का सी, राइट रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट। जो मेंटली इल पेशेंट है उसमें साइकेट्रिक नर्स का क्या रोल रहने वाला है, उनकी साइकेट्रिक नर्स क्या रोल प्ले करेगी, कैसे केयर करेगी मेंटली इल पर्सन की, ये हमें यहाँ पे बताना। तो रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट, फर्स्ट हमारा आ जाएगा केयर प्रोवाइडर। केयर प्रोवाइडर क्या करेगी, डिलीवर फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की इमोशनली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली क्या करेगी, केयर प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जर्वर एंड असेसर, मॉनिटर बिहेवियर, मेंटल स्टेट एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, रिपोर्ट चेंजेस। जो साइकेट्रिक नर्स है वो क्या करेगी, मॉनिटर करेगी बिहेवियर को, अगर उसके बिहेवियर में थोड़ा सा भी अल्ट्रेशन आता है या थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो उसको मॉनिटर करना है, मेंटल स्टेट उसकी देखना है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स देखना है, देन हर चीज़ को हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है और डॉक्यूमेंट करके उस चीज़ को रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है थेरापिस्ट और सपोर्टर। इसमें आ जाता है प्रोवाइड काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। जो मेंटली इल पेशेंट है उसको क्या करना है, हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन उसके साथ में हमें करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एजुकेटर। एजुकेटर जो साइकेट्रिक नर्स है वो एजुकेटर का रोल प्ले करेगी, जिसमें वो क्या करेगी, टीच पेशेंट एंड फैमिली अबाउट मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट एंड कोपिंग स्ट्रेटेजी।
इसमें साइकेट्रिक नर्स जो पेशेंट और फैमिली मेम्बर को मेंटल इलनेस के बारे में बताएगी और उसके ट्रीटमेंट प्लान बताएगी कि कैसे ट्रीटमेंट इसका होगा, और कोपिंग स्ट्रेटजी, अगर मेंटल इलनेस पेशेंट को हो गई है तो किस तरीके से वो कोप अप करे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एडवोकेट। इसमें आ जाता है प्रोटेक्ट पेशेंट राइट्स, डिग्निटी एंड असिस्ट टू केयर। जो एडवोकेट रोल प्ले करेगी साइकेट्रिक नर्स, वो क्या करेगी, पेशेंट के राइट उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, डिग्निटी मेंटेन करेगी और उनकी केयर को असिस्ट करेगी। नेक्स्ट हमारा जाता है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर में क्या जाएगा, वर्क विद साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर इन केयर प्लानिंग। जो पेशेंट है उसकी केयर करने के लिए किस तरीके से किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली, तो वो सब लोगों से क्या करेगी, जैसे साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, सबसे वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के रखेगी, कोलैबोरेट करेगी, जिससे इजीली तरीके से सब कोऑर्डिनेट करके जो पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, उसकी हम केयर प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है क्राइसिस मैनेजर। क्राइसिस मैनेजर में आ जाता है मैनेज इमरजेंसी लाइक एग्रेशन, सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल अटेम्प्ट, सेफ्टी। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें आ जाता है मेंटेन रिकॉर्ड्स, पार्टिसिपेट इन टर्म मीटिंग एंड अपडेट नर्सिंग नॉलेज। जो नर्सिंग नॉलेज है उसको अपडेट करे और पार्टिसिपेट करे और मेंटेन करके रखे सारे रिकॉर्ड्स को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। डिफाइन मेनिया। मेनिया इज द period of abnormally and persistently elevated, expansive and irritable mood lasting at least 1 week, often accompanied by the hyperactivity, decreased need for sleep, grandiosity and impaired judgment। तो जो मेनिया होता है उसमें जो पर्सन होता है वो क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है और एबनॉर्मल तरीके से उसका जो मूड है वो क्या बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसमें ग्रैंडियोसिटी आ जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, सो नहीं पाता है और पूरे टाइम कुछ ना कुछ करने में लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोलते ही जाएगा और इस तरीके से क्या रहता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। वो अपने किसी भी गोल अगर गोल को करने के लिए वो बैठा है तो उस गोल को वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उसको कंप्लीट करने से पहले उसका मूड चेंज हो जाएगा और दूसरे काम में वो लग जाएगा। ये जो हमारी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कपलान और सडकनिधि। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी, मेनिया इज द डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ एबनॉर्मली एंड परसिस्टेंटली एलिवेटेड एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड, एबनॉर्मली इंक्रीज गोल डायरेक्टली एक्टिविटी एंड एनर्जी लास्टिंग एट लीस्ट 1 वीक, प्रेजेंट मूड ऑफ द डे नियरली एवरी डे। इसमें क्या है कि जो मेनिया वाला पेशेंट होता है उसमें क्या हो जाता है, उसका एबनॉर्मली और परसिस्टेंट रूप से लंबे टाइम तक उसका जो हाइपर एक्टिव मूड है वो बिल्कुल बना रहता है, इरिटेबल मूड होता है और उसके जो गोल को कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, उसका मूड बिल्कुल फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक उतना ही हाइपर एक्टिव रहता है वो। ये जो हमारी डेफिनेशन है किसने दी, अकॉर्डिंग टू APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 2013 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी। राइट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिया। हमें यहाँ पे मेनिया का साइन एंड सिम्टम्स बताना है। जब से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मेनिया के। तो फर्स्ट होता है एलिवेटेड एंड इरिटेबल मूड। जो मेनिया का पेशेंट रहता है उसमें इरिटेबल रहेगा वो और एलिवेटेड उसका मूड रहेगा। तो यूजुअली हैप्पी, एक्साइटेड एंड इजीली इरिटेबल मूड फॉर मोस्ट ऑफ द डे। मोस्ट ऑफ द डे क्या रहता है, उसका हैप्पी मूड रहेगा, एक्साइटेड रहेगा और इजीली क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंक्रीज एनर्जी एंड एक्टिविटी, एक्सेसिव फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, रेस्टलेसनेस। तो ज़्यादा हाइपर फिजिकल एनर्जी रहेगी, मेंटल एनर्जी रहेगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, फील रेस्टेड आफ्टर ओनली अ फ्यू आवर्स फॉर स्लीप आर नो स्लीप। वो क्या करता है, या तो उसको इंसोम्निया हो जाएगा पूरे तरीके से, वो सोना ही बंद कर देगा या फिर सोएगा तो थोड़ी देर बाद में जाग जाएगा, मतलब उसको स्लीप उसकी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जाता है रैपिड स्पीच। रैपिड स्पीच में जाएगा टॉक एवरी फास्ट, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट। इसमें टॉक क्या करेगा, वो वेरी फास्ट तरीके से करेगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी शब्दों को बोलेगा। नेक्स्ट हमारा जाता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या जाएगा, थॉट्स जंप क्विकली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में क्या जाता है, अगर वो किसी एक टॉपिक के ऊपर हमसे बात कर रहा है तो
उस टॉपिक को एंड करने से पहले ही वो क्या करेगा, दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप कर जाएगा। मतलब अगर हम उससे खाना खाने के बारे में पूछ रहे कि क्या तुमने खाया, तो खाना खाने के बाद में खाना खाने की बात करते करते और कहीं मूव कर लेगा कि मैं खेल रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, ऐसे कहीं और मतलब टॉपिक ही चेंज करके दूसरे टॉपिक में वो जंप कर जाएगा। नेक्स्ट हमारा जाता है इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम एंड ग्रैंडियोसिटी। इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम और ग्रैंडियोसिटी इसमें क्या जाता है, अनरियलिस्टिक बिलीव्स इन वंस एबिलिटी एंड इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जाता है डिस्ट्रैक्टिविटी। इसमें आ जाता है इजीली डिस्ट्रैक्ट बाय अन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स नहीं है उसमें से क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब हम किसी भी चीज़ को लेके उसको डिस्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है पुअर जजमेंट। इसमें जाता है मेकिंग इम्पल्सिव एंड अनवाइज डिसीजन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जाता है इंगेजमेंट इन रिस्की एबिलिटी, स्पेंडिंग स्प्रेस, सेक्चुअल इंडिस्क्रेशन, रेकलेस ड्राइविंग एंड फॉलिस पब्लिश डिसीजन। रिस्की एबिलिटी में भी ये अपना टाइम स्पेंड करता है और बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, रिस्की एबिलिटी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने लगता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाइपर एक्टिविटी। यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी सच एज सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड एकेडमिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है थर्ड का सी, राइट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मीनिया पेशेंट। हमें मीनिया वाले पेशेंट के ऊपर नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है मेंटेन सेफ्टी। इसमें आ जाता है प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम सेल्फ हार्म एंड इंजरी, रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो मीनिया वाला पेशेंट है उसके हमें सराउंडिंग से, उसके एनवायरनमेंट से हमें क्या करना है, हार्मफुल ऑब्जेक्ट को सबको रिमूव कर देना है ना। क्योंकि अगर वो हाइपर एक्टिव हुआ तो कई बार क्या होता है, पेशेंट खुद को हार्म करने के लिए रेडी रहता है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप। इसमें जाता है एंकरेज एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। हमें मेनिया वाले पेशेंट को रेस्ट और स्लीप प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है मीट फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में जाता है एंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन, हमें हाइड्रेट करके रखना है, उसकी पर्सनल हाइजीन बनाना है एंड ड्रेसिंग पैटर्न उसका ठीक करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फिंगर फूड्स। उसको हमें फिंगर फूड्स देने हैं दैट आर इजी टू ईट एंड वाइल एक्टिव। अगर वो एक्टिव है तो प्रॉपर तरीके से एक जगह बैठ के खाना भी नहीं खा पाएगा, तो उसको हमें फिंगर फ्रूट्स देने हैं जिससे मैं हाथ में पकड़ के अपने वर्क को करते हुए वो खाना कम से कम खा ले। उसको प्रॉपर तरीके से हमें हाइड्रेट करना है, उसको पानी हमें एडुकेट मात्रा में पिलाना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इस्टेब्लिश थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। हमें मेनिया वाले पेशेंट के साथ में सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशन करने हैं। नेक्स्ट जाता है सपोर्ट एंड एजुकेट फैमिली। इसमें जाता है टीच फैमिली अबाउट द नेचर ऑफ इलनेस एंड रिलैप्स प्रिवेंशन, एंकरेज पार्टिसिपेशन इन थेरेपी एंड सपोर्ट ग्रुप। हमें फैमिली मेम्बर्स को उसकी किस तरीके से हमें उस डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करना है, कौन सी थेरेपी हमें यूज़ करना है, सपोर्टिव ग्रुप के बारे में हमें सारी चीज़ें मेनिया के बारे में फैमिली मेम्बर को समझाना है और हम किस तरीके से इसको उनकी हेल्प कर सकते हैं, मेनिया वाली पेशेंट की किस तरीके से हमें उनकी केयर करनी है, ये सब हमें फैमिली मेम्बर्स को समझाना है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्नोसिस देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट जाता है रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू एक्सेसिव साइकोमोटर एक्टिविटी एंड पुअर जजमेंट। नेक्स्ट हमारी डायग्नोसिस हो जाती है डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू केमिकल इम्बैलेंस। केमिकल इम्बैलेंस होने से क्या हो रहा है, थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जा रहा है। ऐसे एविडेंस बाय फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में जा रहा है और प्रेशर्ड स्पीच हो रही है। नेक्स्ट हमारा जाता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हाइपर एक्टिव एंड पुअर कंसंट्रेशन। पुअर कंसंट्रेशन और हाइपर एक्टिव होने के कारण प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा। नेक्स्ट हमारा जाता है इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड टू हाइपर एक्टिव एंड पुअर इम्पल्स कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा जाता है डिस्टर्ब स्लिप पैटर्न हो जाएगा यहाँ पे रिलेटेड टू एक्सेसिव एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी के होने से, और डिक्रीज नीड फॉर स्लिप। तो हम इसका नर्सिंग केयर प्लान देख लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आ जाता है असेसमेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा आता है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम फर्स्ट ले लेते हैं रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एक्सेसिव साइकोमोटर एक्टिविटी एंड पुअर जजमेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्क हो रही है, उसको इंजरी होने की रिस्क हो रही है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, साइकोमोटर एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो गई। तो हमारा गोल क्या रहने वाला है, पेशेंट विल बी रिमेन फ्री फ्रॉम इंजरी एंड हार्म।
तो हमें पेशेंट को वहाँ पे फ्री फ्रॉम इंजरी रखना है, हार्मफुल ऑब्जेक्ट हटाना, ये हमारा गोल है कि हम पेशेंट को फ्री फ्रॉम इंजरी रखें, उसे किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो इंजरी का। फिर हमारा इंटरवेंशन में किया जाता है प्रोवाइड द सेफ एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, हमें पेशेंट को सेफ और क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। हजार्डियस ऑब्जेक्ट फॉर हर सराउंडिंग, रिमूव करना हमें हजार्डियस ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट हमारा जाता है अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन, हमें पेशेंट को ओवर स्टिमुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है सुपरवाइज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, जो अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो हमें सुपरवाइज करना है कि भाई क्या कर रहा है, हमें ये सब सुपरवाइज करना है, आंखों के सामने उसको हमें देखते रहना है। नेक्स्ट हमारा जाता है एडमिनिस्टर सेडेटिव एंड मूड स्टेबलाइजर एज प्रिस्क्राइब्ड, अगर मूड स्टेबलाइजर प्रिस्क्राइब किया गया है, सेडेटिव्स अगर प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो सब हमें पेशेंट को देना है, जिससे उसकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम हो किया जा सके। नेक्स्ट हमारा जाता है इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने इंटरवेंशन लिया, इंटरवेंशन से हमने जितनी भी चीज़ पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। सेफ और क्वाइट एनवायरनमेंट हमने पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया, हजार्डियस ऑब्जेक्ट को हमने रिमूव कर दिया, पेशेंट को ओवर स्टिमुलेट करने को से हमने अवॉइड कर दिया, सुपरवाइज किया उसकी फिजिकल एक्टिविटी में हमने। फिर नेक्स्ट जाता है हमने उसको सेडेटिव प्रोवाइड कर दिया, जो भी मेडिकेशन अगर पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है जैसे लोराजेपाम वगैरह, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो हमें देना है। नेक्स्ट हमारा जाता है इवोल्यूशन में द पेशेंट रिमेन सेफ एंड इंजरी फ्री, हमने पेशेंट को क्या कर दिया, सेफ और इंजरी फ्री एनवायरनमेंट में हमने रख दिया। अब हमारा नेक्स्ट नर्सिंग केयर प्लान आ जाता है, जिसमें असेसमेंट में हमारा सब्जेक्टिव डाटा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस हम देख लेते हैं, तो डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रहेगा रिलेटेड टू केमिकल इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस होने से थॉट प्रोसेस यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। फिर एस एविडेंस बाय फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में चला जाएगा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जंप कर जाएगा। एंड प्रेसर्ड स्पीच, फिर इसका हम गोल क्या लेंगे, पेशेंट विल बी डेमोस्ट्रेट लॉजिकल थिंकिंग एंड रिड्यूस फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, हमने उसकी डेमोस्ट्रेट किया उसको किसको, लॉजिकल थिंकिंग में, और उसके फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ को रिड्यूस करना है, ये हमारा गोल है। फिर हमारा इंटरवेंशन क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन यूजिंग शॉर्ट सिंपल सेंटेंस, हमें कम्युनिकेशन उसमें क्या करना है, क्लियर करना है, शॉर्ट और छोटे छोटे सेंटेंस से हमें उसके साथ में कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट हमारा जाता है अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ डिल्यूजन, हमें पेशेंट के साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है फोकस ऑन रियलिटी ओरिएंटेड टॉपिक, हमें रियलिटी ओरिएंटेड टॉपिक के ऊपर उसको फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रोवाइड स्ट्रक्चर शेड्यूल एंड रूटीन, हमें पेशेंट की स्ट्रक्चर शेड्यूल बनाना है और रूटीन को फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है गिव प्रिस्क्राइब एंटी साइकोटिक एंड मूड स्टेबलाइजर ड्रग, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मूड स्टेबलाइजर और एंटी साइकोटिक ड्रग्स तो हमें वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हमने कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ में क्या किया, शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस का हमने यूज़ किया कम्युनिकेशन में। पेशेंट के साथ में हमने आर्ग्यू को अवॉइड कर दिया, फोकस किया पेशेंट को किसमें, रियलिटी ओरिएंटेशन टॉपिक में हमने पेशेंट को फोकस करवाया। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रोवाइड स्ट्रक्चर शेड्यूल एंड रूटीन, हमने पेशेंट का एक रूटीन बना दिया जिसमें उसको हम फॉलो करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है डॉक्टर ने हमें जो भी मूड स्टेबलाइजर और एंटीसाइकोटिक ड्रग एडवाइस किया था वो हमने पेशेंट को दे दिया है। हमारा इवोल्यूशन क्या जाता है, पेशेंट स्पीच बिकम कोहेरेंट एंड थॉट प्रोसेस इम्प्रूव, पेशेंट की जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो गई, यहाँ पे इम्प्रूव हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एक्सप्लेन साइको एनालिटिक थ्योरी। ये क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का पूछा गया है साइको एनालिटिक थ्योरी के ऊपर। तो हम देख लेते हैं कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया, कब आई साइको एनालिटिक थ्योरी और इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट थे साइको एनालिटिक थ्योरी के। ये हमने साइको एनालिटिक थ्योरी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था इसको, तो शायद आप लोगों को इस थ्योरी के बारे में नॉलेज होगा पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन आप फिर भी एक बार इसके नोट्स देख लें जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो चलो हम साइको एनालिटिक थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी वाज डेवलप बाय सिगमंड फ्रॉइड, किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, 1900 में दिया था। हु एक्सप्लेन दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइंड। जो सिगमंड फ्रॉइड है उनने क्या बताया इस थ्योरी में कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो किस में, अनकॉन्शियस माइंड में, मोटिव्स में, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस, ये माइंड ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिया। ईगो, सुपर ईगो, ईड ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों यहाँ पे कॉन्सेप्ट में इनने लिया। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में हमने इसमें 5 कंपोनेंट्स पढ़ा था, वो सब इनने यहाँ पे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी की, वो सब इनने यहाँ पे लिया, जिसमें ओरल, एनल, फेलिक स्टेज आती थी। तो
यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी क्या क्या इसके मेन कॉन्सेप्ट है साइकोएनालिटिक थ्योरी के। फर्स्ट जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर में जाता है इड, ईगो और सुपर ईगो आ जाता है। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सेकंड इनका क्या कॉन्सेप्ट था कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ माइंड क्या है, माइंड के क्या क्या लेवल। फर्स्ट है इसमें कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। नेक्स्ट इनने लिया था साइकोसेक्चुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लिया था, जिसमें इनने 5 स्टेजेस बताई थी, जिसमें फर्स्ट स्टेज थी ओरल स्टेज, सेकंड एनल स्टेज, थर्ड आ जाती है फैलिक स्टेज, फोर्थ आ जाती है लेटेंसी स्टेज, फिफ्थ आ जाती है जेनाइटल स्टेज। ये स्टेज इनने 5 लिए थे यहाँ पे। और ये तीनों कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे इनने साइकोएनालिटिक थ्योरी को दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है इड इज़ द वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल वांट टू इमीडिएट सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड लाइक हंगर एंड थर्स्ट। जो इड होता है वो क्या होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर कुछ भी चीज़ की नीड है तो तुरंत उसका फुलफिल होना चाहिए। जैसे हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, तो हमें तुरंत क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो इड हमारा किस में वर्क करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ए हंग्री चाइल्ड कैरिंग लाउडली वॉन्ट फूड इमीडिएटली। जो अगर चाइल्ड भूखा है, हंग्री है, तो वो क्या करेगा, लाउडली क्राई करेगा, रोएगा जब तक उसको खाना ना मिल जाए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ईगो। इसमें आ जाता है इट इज़ द रियलिस्टिक एंड लॉजिकल पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इट वर्क ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, ट्राइज टू सेटिस्फाई द इट्स डिज़ायर इन अ सोशल एक्सेप्टेबल वे। तो जो ईगो होता है वो क्या होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर हमें इड में हमें क्या हो रही थी, इच्छा हो रही थी कि हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या कुछ भी हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमें हो रही थी, तो ईगो में क्या होता है, हम रियलिटी बेस्ड पे काम करते हैं कि किस तरीके से हम सोशली एक्सेप्टेड तरीके से हम इड की जो हमारी नीड हो रही थी उसको हम किस तरीके से फुलफिल करें। हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है ए चाइल्ड लर्न टू वेट अंटिल फूड इज सर्व इंस्टेंट ऑफ क्राई। तो अब यहाँ पे इड में क्या कर रहा था, बच्चा रो रहा था जब तक उसको खाना नहीं मिल जा रहा। लेकिन यहाँ पे जो ईगो है उसमें बच्चा क्या करेगा, वेट करेगा तब तक उसको फूड नहीं मिल जाता। रोने के बजाय क्या करेगा, खाने का, फूड का वेट करेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या जाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मोरल प्रिंसिपल, एक्ट एज द कॉन्शियंस दैट टेल अस व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। जो सुपर ईगो रहेगा वो क्या रहेगा, मोरल प्रिंसिपल पे वर्क करेगा सुपर ईगो, और इसमें राइट्स और रॉन्ग्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। इसमें एग्जांपल हम आ जाते हैं फीलिंग गिल्टी आफ्टर लाइंग एंड डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर हम कोई भी चीज़ गलत काम करते हैं तो उसके बाद में हमें क्या होता है, गिल्टी फील होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है लेवल ऑफ माइंड। लेवल ऑफ माइंड में आ जाता है सिगमंड फ्रॉइड डिवाइडेड द माइंड इनटू 3 लेवल। जो सिगमंड फ्रॉइड है उनने माइंड को कितने लेवल में डिवाइड किया, 3 लेवल में माइंड को डिवाइड किया, जिसमें कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पे आता है। फिर अब हम तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्शियस माइंड। इसमें क्या आ जाता है, वी आर अवेयर ऑफ राइट नाउ एंड करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। कॉन्शियस माइंड में क्या रहता है, हम कॉन्शियस रहते हैं, टाइम प्लेस पर्सन के प्रति हम क्या रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या जाता है, थॉट्स एंड मेमोरी दैट आर नॉट करंटली इज अवेयर बट कैन बी ईजीली रिकॉल। इसमें क्या होता है, प्री कॉन्शियस माइंड में हमारी जो मेमोरीज वगैरह, अगर हम पास्ट में कुछ हुआ है तो वो सब हमारी मेमोरीज क्या रहती है, प्री कॉन्शियस माइंड में हमारी रखी हुई होती है। लेकिन हमारे जो करंट में है, प्रेजेंट में है, उस टाइम में वो नहीं चलती। लेकिन अगर हम उनको याद करना चाहते हैं तो वो मेमोरीज हमारी रिकॉल हो जाती हैं तुरंत। नेक्स्ट हमारा जाता है अनकॉन्शियस माइंड। इसमें जाता है डीप पार्ट ऑफ द माइंड कंटेनिंग हिडन डिज़ायर्स, फेयर, पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या होता है, हमारी कुछ ऐसी हिडन डिज़ायर्स होती हैं जिसको हम किसी को बताते नहीं है। कुछ ऐसी डिज़ायर होती है जो हमें खुद ही नहीं पता होती है। फेयर्स होते हैं, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, हिडन डिज़ायर्स होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं, और ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर में ये होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जाता है साइकोसेक्चुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हमें साइकोसेक्चुअल स्टेज बताना है डेवलपमेंट की, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस बताया पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की। जिसमें फर्स्ट हमारी आ जाती ओरल स्टेज। ये स्टेज कब तक चलती है, 0 to 1 ईयर, मतलब जब से बच्चा हुआ तब से 1 साल तक के
क्या चलेगी, ओरल स्टेज चलेगी बच्चे की, जिसमें उसको माउथ में उसमें ओरल ग्रेटिफिकेशन वहाँ पे उसका होगा। तो प्लेजर फ्रॉम माउथ, यहाँ पे माउथ में उसको क्या मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, जिसमें क्या करेगा वो शकिंग करेगा और ईटिंग करेगा। नेक्स्ट हमारा जाता है एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या हो जाता है, बच्चे 1 से 3 साल के हो जाते हैं और इसमें बॉबल और ब्लैडर का क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है। मतलब ये बॉबल और ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेज यहाँ पे होती है, एनल स्टेज, जिसमें प्लेजर फ्रॉम कंट्रोलिंग बॉबल मूवमेंट। अगर बच्चा बॉबल मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है, ब्लैडर मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है, तो वो क्या समझता है कि हाँ वो अपने आप में कंट्रोल कर पा रहा है और उसको एक नई फीलिंग्स आती है कि हाँ वो कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जाता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या जाता है, 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं फैलिक स्टेज में, जिसमें क्या करते हैं, फोकस ऑन जेनाइटल ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो फैलिक स्टेज होती है उसमें क्या करते हैं, फोकस करते हैं किसमें, जेनाइटल्स में। और इसमें क्या होता है, जो अगर इसमें 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तो ऑडिपस बनता है और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है, बॉय चाइल्ड होता है, वो क्या करता है, अपनी माँ के प्रति आकर्षित होता है और आकर्षित होने के बाद में कई बार वो इतनी ज़्यादा अपनी माँ के लिए फीलिंग ला लेता है वहाँ पे कि खुद को ही सपोज करने लगता है। तो वहाँ पे क्या बनता है, हमारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बनता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब गर्ल चाइल्ड अपने फादर के प्रति अट्रैक्ट होती, तो इस यहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट हमारी स्टेज आ जाती है लेटेंसी स्टेज। ये 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों में होती है, जिसमें सेक्सुअल फीलिंग्स आती है और डोरमेंट फोकस ऑन लर्निंग, ये फोकस करते हैं लर्निंग में और इनको सेक्सुअल फीलिंग्स यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाती है। हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी जेनाइटल स्टेज। ये 12 साल से बड़े बच्चे में हुई होती है। इसमें क्या जाता है, मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उसमें सेक्सुअल इंटरेस्ट आ जाता है और बच्चे मैच्योर होने लगते हैं। और ये स्टेज हमारी 12 साल से बड़े जितने भी लोग हैं सब में ये जेनाइटल स्टेज चलती है। अब हम इसके इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है साइको एनालिटिक थ्योरी के नर्सिंग में। तो फर्स्ट हमारा जाता है हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर एंड इमोशनल रिएक्शन। इसमें जो नर्स है वो क्या करेगी, पेशेंट के बिहेवियर को, इमोशनल रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जाता है यूजफुल इन साइकेट्रिक नर्सिंग टू आइडेंटिफाई द अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट कॉजिंग द एबनॉर्मल बिहेवियर। तो जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उसमें अनकॉन्शियस बिहेवियर को, अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं जिसके कारण एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट हो रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर पर्सन शो कर रहा है, तो इसको समझने में भी साइको एनालिटिक थ्योरी क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा जाता है एनकरेज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बिल्डिंग ट्रस्ट लिसनिंग टू पेशेंट हिडन फीलिंग्स। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो क्या करेगी, एनकरेज करेगी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को, पेशेंट और नर्स के बीच के जो ट्रस्ट है उसको आईपीआर को क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी और उसकी हिडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए, उसकी हिडन फीलिंग को समझ पाए, तो उसमें ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारा जाता है बेसिस फॉर साइको थेरेपी एंड काउंसलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्या जाती है हमारी, बेसिस ऑफ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग टेक्निक्स लाइक फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। तो हमारी जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है वो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग टेक्निक्स में भी हेल्प करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 5th क्वेश्चन में राइट शॉर्ट नोट्स हमें बताने हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सेक्सुअल डिसऑर्डर के ऊपर ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो हम इसका देख लेते हैं कि क्या होते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के, क्लासिफिकेशन क्या है। हम सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे सारा समझ लेते हैं। तो एनी डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग सेक्सुअल फंक्शनिंग डिज़ायर्स एंड परफॉर्मेंस। कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो सेक्सुअल फंक्शनिंग, डिज़ायर और परफॉर्मेंस को लेके है, वहाँ पे वो क्या आ जाएगा, डिसऑर्डर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आ जाएगा। फिर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर इज़ द डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल एंड द कपल ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्लूडिंग फिजिकल प्लेजर, डिज़ायर, परफॉर्मेंस, एराउजल एंड ऑर्गेजम। सेक्सुअल डिसऑर्डर क्या है, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जब इंडिविजुअल या कपल जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उस टाइम में नहीं कर पाते हैं। जैसे वो उसमें क्या क्या आ जाएगा, फिज़िकल प्लेजर, डिज़ायर, उनकी परफॉर्मेंस, एराउजल और ऑर्गेज़म, ये सब अगर डिफ़िकल्टी होती है इनमें तो वो किस चीज़ में आ जाती है, हमारी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आ जाती है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा
जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट रहेगा साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस, इसको क्या बोलते हैं, पैराफिलियास बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसमें जाएगा इन दीज डिसऑर्डर द सेंस ऑफ वंस मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी इज डिस्टर्ब दे इंक्लूड्स। इसमें मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें ट्रांससेक्सुअलिज्म आ जाता है और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर चाइल्डहुड में आ जाता है। फिर नेक्स्ट रहेगा ड्यूल रोल ट्रांसवेस्टिज्म रहेगा और इंटरसेक्सुअलिटी रहेगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर रहेगा एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन। इसमें आ जाएगा होमोसेक्सुअलिटी आ जाएगी, होमोसेक्सुअलिटी में जाएगी इन दीज सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड द मेंटेन बिटवीन पर्सन ऑफ सेम सेक्स। सेम सेक्स के साथ में क्या करेंगे ये, अगर मेल है तो मेल के साथ में, फीमेल है तो फीमेल के साथ में ये अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को करेंगे। जैसे फीमेल होमोसेक्सुअल आर कॉल्ड द लेस्बियन एंड मेल होमोसेक्सुअल आर कॉल्ड द गे। फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, बिहेवियरल थेरेपी देनी है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देनी है और साइको एनालिटिक थेरेपी, यहाँ पे साइकोथेरेपी हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस ICD-10 और F6 में आ जाता है पैराफिलस DSM-ME में। ये क्या होता है, पैराफिलस सेक्सुअल अराउजल क्रॉस द परसिस्टेंटली एंड सिग्निफिकेंटली इन रिस्पॉन्स टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल अराउजल द डिसऑर्डर इंक्लूड्स। इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल अराउजल होता है उसमें डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें फर्स्ट आ जाता है फेस्टिसिज्म होता है, सेकंड है ट्रांसवेस्टिज्म, थर्ड सेक्सुअल सैडिज्म, फोर्थ आ जाता है सेक्सुअल मैसोचिज्म, फिर एक्जिबिज्म और फिर जाएगा बायोरिज्म, फिर फ्रोटलिज्म। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसमें आ जाता है सेक्सुअल डिसफंक्शन इज द सिग्निफिकेंटली डिस्टर्बेंस इन द सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल विच इज़ नॉट ड्यू टू एनी अंडरलाइंग ऑर्गेनिक कॉजेस। तो इसमें क्या जाता है फ्रिजिडिटी, इम्पोर्टेंस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, फिर नॉन ऑर्गेनिक वेजाइनिज्म और नॉन ऑर्गेनिक डिस्पेरिनिया। फिर हम रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा रोल असिस पेशेंट सेक्सुअल हिस्ट्री एंड प्रीवियस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड आल्सो पेशेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। हमें पेशेंट की सेक्सुअल हिस्ट्री लेनी है पूरी, प्रीवियस में अगर उसने सेक्सुअल एक्टिविटी किया है तो उस टाइम का हमें पूरा उसका क्या लेना है, रिकॉर्ड्स लेने हैं कि उसको किस चीज़ में मेन प्रॉब्लम हो रही थी, कि उसमें इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। वो सब हमें पेशेंट के परसेप्शन से हमें उससे क्या करना है, पूछना है और पेशेंट के परसेप्शन को हमें क्या करना है, वहाँ पे असेस करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असेस फॉर एनी मेडिकेशन विच माइट टू अफेक्टिव लेबिडो। अगर लेबिडो को कोई मेडिसिन अफेक्ट कर रही है और वो मेडिसिन अगर वो ले रहा है तो उसकी भी हमें हिस्ट्री लेना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है असिस्ट थेरापिस्ट एज नेसेसरी इन प्लान ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टू हेल्प डिक्रीज वेरिएंट बिहेवियर। पेशेंट के जो बिहेवियर है उसको हमें मॉडिफाइड करना है, तो जिसके लिए हमें क्या करना है, उसके बिहेवियर को हमें असेस करना है। फिर नेक्स्ट जाता है रेफर फॉर एडिशनल काउंसलिंग और सेक्स थेरेपी इन रिक्वायर। अगर एडिशनल काउंसलिंग और सेक्सुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड किसी प्रकार की थेरेपी की नीड है तो वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फिफ्थ का बी, साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी में हम देख लेते हैं सबसे पहले साइकेट्रिक इमरजेंसी होती क्या है। साइकेट्रिक इमरजेंसी इज द कंडीशन वेयर इन द पेशेंट हैज़ डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स अफेक्ट एंड साइकोमोटर एक्टिविटी लीडिंग टू अ थ्रेट टू हिज एक्सट्रीम सुसाइड्स एंड थ्रेट टू द पीपल इन द एनवायरनमेंट। तो जो साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है वो क्या होती है, कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अपना माइंड, थॉट और जो साइकोमोटर एक्टिविटी है सब इसमें क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इसमें क्या होने लगता है, जो पेशेंट होता है वो खुद को थ्रेट करना, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, खुद सुसाइड करने की कोशिश करता है और उसके जो नियरेस्ट लोग होते हैं, उसके जो सराउंडिंग में लोग हैं, एनवायरनमेंट में लोग हैं, उनको भी
चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। ये हमारी क्या होती है, साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी के। तो सबसे पहले आ जाता है सुसाइडल थ्रेट आता है। नेक्स्ट आ जाता है वायलेंस एंड एग्रेसिव बिहेवियर्स आते हैं। पैनिक अटैक्स होते हैं। कैटाटोनिक स्टूपर्स होते हैं। फिर आ जाता है हिस्ट्रिकल अटैक्स आते हैं। फिर आ जाता है डिलीरियम ट्रेमर होते हैं। फिर एपिलेप्टिक फ्रूरर होता है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग टॉक्सिसिटी के कारण भी होते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइप इसका क्या है, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। फिर रेप विक्टिम्स, ये सब किस में आ जाते हैं, साइकेट्रिक इमरजेंसी में आ जाते हैं। फिर हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि किस किस कारण से साइकेट्रिक इमरजेंसीज आती हैं। तो फर्स्ट हमारा जाता है मेंटल इलनेस, जिसमें सीजोफेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन आते हैं। फिर एंजाइटी, ये सब केस में जाते हैं मेंटल इलनेस में आ जाते हैं। तो इसके कारण भी साइकेट्रिक इमरजेंसी आती है। नेक्स्ट हमारा आता है सब्सटेंस एब्यूज़ एंड विथड्रॉल। अगर किसी सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी साइकेट्रिक इमरजेंसी आ जाती है। अगर उस सब्सटेंस को नहीं यूज़ करके छोड़ दिया तो कई बार क्या होता है, विथड्रॉल के सिम्टम्स उनमें देखने को मिलते हैं, तो उसके कारण भी साइकेट्रिक इमरजेंसी क्रिएट्स होती है। नेक्स्ट हमारा जाता है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है तो उस टाइम में भी क्या होता है, साइकेट्रिक इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें ब्रेन इंजरी और एपिलेप्सी, इनके कारण भी क्या होता है, साइकेट्रिक इमरजेंसी क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से और ओवरडोज के कारण भी साइकेट्रिक इमरजेंसीज आती है। फिर हम नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमें पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना। तो एंश्योर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड अदर्स, हमें पेशेंट की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, अदर लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। वहाँ से हमें सारे पेशेंट के सराउंडिंग से हमें पूरी हार्मफुल चीज़ें, पूरी शार्प चीज़ें हमें क्या कर देनी, रिमूव कर देनी, हटा देनी है। क्योंकि अगर पेशेंट में अगर साइकेट्रिक इमरजेंसी आता है तो वो खुद को भी हार्म कर सकता है और उसके सराउंडिंग में जो पीपल हैं उसको भी वो हार्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जाता है मेंटेन एयर वे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। हमें पेशेंट का एयर वे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है एस्टैब्लिश अ काम एनवायरनमेंट। हमें काम एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना है। फिर प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड स्टे विद द पेशेंट, हमें पेशेंट के साथ में रहना है। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है अवॉइड आर्ग्यू एंड कन्फ्रंटेशन, हमें पेशेंट के साथ में किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, हमें जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड की गई है वो हमें एडमिनिस्टर करनी है। जैसे शेडेटिव्स वगैरह जो मेडिसिन आती है वो हमें प्रिस्क्राइब करनी है। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है मॉनिटर वाइटल साइन करना है, बिहेवियर मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है असेस फॉर इमरजेंसी साइकेट्रिक इवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या करना है, डॉक्यूमेंट ऑल ऑब्जर्वेशन एंड इंटरवेंशन प्रॉपरली, हमें सारे ऑब्जर्वेशन जो हमने किया है उसको डॉक्यूमेंट करना है। इंटरवेंशन प्रॉपर तरीके से करना है। जो भी चीज़ हमने पेशेंट के साथ में कोई भी थेरेपी की है या कोई भी ऑब्जर्वेशन किया है तो वो सब हमें रिकॉर्ड वहाँ पे हमें मेंटेन करके रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फिफ्थ का सी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। अकॉर्डिंग टू ICD-10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ऐप 60 से लेके 69 में रखा गया है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर एंड्यूरिंग पैटर्न इन इनर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर दैट डेविएट मार्कली फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल कल्चर। दे आर फ्लेक्सिबल एंड परवेसिव अक्रॉस में सिचुएशन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट पर्सनल डिस्ट्रेस एट सोशल डिसफंक्शन। तो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं, थॉट्स होते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसमें क्या हो जाता है, पूरी तरीके से चेंजेस आ जाते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। हमारा सिचुएशन में, हमारा किसी भी एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हम नहीं कर पाते हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं मतलब अडॉप्ट करने के लिए। तो हम देख लेते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है। ICD-10 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर फर्स्ट होती है पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शक की टाइप के इसमें पर्सन होते हैं, शक करने वाले। फिर आ जाता है स्किजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर डिसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसमें सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा जाता है अनानकास्टिक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा जाता है एंजियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा जाता है मिक्स्ड एंड अदर पर्सनालिटी
डिसऑर्डर, इनके नाम से ही समझ आ रहा है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या दिक्कत हो रही होगी पर्सन को। जैसे पैरानॉइड में शक होगा, स्किज़ॉइड में हेलुसिनेशन डिल्यूजन के उसको सिम्टम्स दिखाई देंगे। सोशल में क्या होगा, वो सोशली सिचुएशन में अडॉप्ट अपने आप को नहीं कर पाएगा। इमोशनली में ये ज़्यादातर फीमेल में होता है। फिर आ जाता है हिस्ट्रियोनिक, और फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव में आ जाएगा कि बार बार उसी चीज़ को वो दोहराएगा। एनजीएस में एनजीएस हो जाएगा, डिपेंडेंट में दूसरे पर डिपेंड रहेगा। फिर मिक्स्ड और अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तब हम इसके कॉजेज देख लेते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, जिसमें फर्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में हिस्ट्रिकली प्रीडिस्पोजिशन, अगर फैमिली में किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसके फ्यूचर में भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। अगर फैमिली में किसी को रहा होगा तो इस कारण पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के ये चांस बनते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होने से, अगर न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर। इसमें आ जाता है चाइल्डहुड एब्यूज से नेग्लेक्ट एंड ट्रॉमा। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है सोशल फैक्टर। इसमें आ जाता है डिसफंक्शनल फैमिली रिलेशनशिप, जैसे डाइवोर्स्ड वगैरह हो जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या होगा, पुअर कोपिंग एंड माल एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। फिर हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हो जाता है एस्टैब्लिश थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। हमें पेशेंट के साथ में थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनानी है, उसको जजमेंट नहीं करने हैं और उसकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके हमें रखना है। नेक्स्ट हमारा जाता है मेंटेन सेफ्टी, प्रिवेंट सेल्फ हार्म एंड हार्म टू अदर्स। हमें पेशेंट को हार्म होने से बचाना है और पेशेंट एग्रेसिव होके दूसरे को भी हार्म ना करे, उसके लिए भी हमें पेशेंट को भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है और उसके सराउंडिंग से हमें सारी हार्मफुल चीज़ों को रिमूव कर देनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट में क्या जाता है, एंकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एंकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली, टेक अबाउट डिसऑर्डर एंड कोपिंग स्किल्स। जो इसमें हमें क्या सिखाना है, फैमिली को और उसके जो फैमिली को हमें सिखाना है और जो पेशेंट है उसको हमें कोपिंग स्किल्स यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट एंड इवोल्यूट प्रोग्रेस। हमें डॉक्यूमेंट करना है पूरी प्रोसेस को, जो जो हमने पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया है सब हमको डॉक्यूमेंट करके रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का डी, कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ। हमें मेंटल हेल्थ का कंसेप्चुअल मॉडल यहाँ पे बताना है। ए मॉडल इज द मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ complex body of knowledge, for example the linkage between the various concepts related to human behavior and the represented in the forms of model which can how be referred to as a conceptual मॉडल। तो जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसमें क्या बताता है कि जो हमारी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके नॉलेज, इसके बारे में कंसेप्चुअल मॉडल में बताया गया है। इसमें हम बिहेवियर वगैरह, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब हम इसमें देखते हैं। तो द ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल डिपेंड्स मेनली ऑन द philosophy related to mental health and mental illness. The various model is theoretical approach including current practice are। जो conceptual model है उसमें बहुत सारे मॉडल्स क्या किए गए हैं यहाँ पे कंसेप्चुअल मॉडल में, बहुत सारे मॉडल यहाँ पे करंटली प्रैक्टिस में लिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जाता है एग्जिस्टेंशियल मॉडल। नेक्स्ट हमारा जाता है साइको एनालिटिक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल और इंटरपर्सनल मॉडल। सबसे पहले हम एक्सिस्टेंशियल मॉडल देखते हैं, जिसमें द एक्सिस्टेंशियल मॉडल सेंटर्ड ऑन द पर्सनल प्रेजेंट एक्सपीरियंस रेदर देन इन पास्ट वन। इसमें क्या देखते हैं, प्रेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं कि पर्सन का क्या प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस इसमें नहीं देखा जाता। नेक्स्ट हमारी आ जाती है साइको एनालिटिक मॉडल। साइको एनालिटिक मॉडल में क्या होता है, ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड बाय थस एंड कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है इसमें ऑल ह्यूमन बीइंग इज द पर्सनालिटी कैन बी अंडरस्टैंड बाय द वे ऑफ थ्री मेजर हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर इड ईगो एंड सुपर ईगो। तो जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसमें क्या बताया गया है कि इड ईगो सुपर ईगो के थ्रू हम किस तरीके से माइंड को, हम स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को हम समझ सकते हैं। और इसमें जो स्टेजेस होती हैं
साइकोसेक्सुअल थ्योरी की स्टेजेस ये भी इसमें इंक्लूडेड की गई हैं साइको एनालिटिक थ्योरी में, जैसे ओरल स्टेज, फैलिक, लेटेंसी, ये 5 स्टेज हैं जिसको किसमें साइको एनालिटिक थ्योरी में ऐड की गई है। तो सबसे पहले कौन सी थी? ओरल है, एनल है, फैलिक है, लेटेंसी और जेनाइटल, ये 5 स्टेज है। नेक्स्ट हमारा मॉडल आ जाता है बिहेवियरल मॉडल। इसमें जाता है बेसिक एजम्पशन ऑफ बिहेवियर मॉडल आर। इसमें बेसिक एजम्पशन किया जाता है बिहेवियर का, जैसे ऑल ह्यूमन इज लर्न, जो सारे ह्यूमन है उनका बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज लर्न, मतलब बिहेवियर को हम सीख सकते, लर्न कर सकते। ऑल बिहेवियर अकर्स इन द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, तो जो ऑल बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है? रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है स्टिमुलाई के। फिर हमारा नेक्स्ट मॉडल आ जाता है इंटरपर्सनल मॉडल। इसमें क्या होता है? ह्यूमन पर्सनैलिटी इज डिटरमाइन इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बीइंग। जो इंटरपर्सनल मॉडल होता है उसमें क्या होता है? हम किस तरीके से सोशली दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं वो इसमें आ जाता है। फिर हम इसके रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं। रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स क्या होते हैं? जिसमें थेराप्यूटिक रोल फर्स्ट होता है, इस्टेब्लिश अ ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एंड यूज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। हमें पेशेंट के साथ में थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हमें यहाँ पे क्या करना है? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करना है और ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हमें यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है केयर गिवर रोल। केयर गिवर रोल में क्या करेंगे? प्रोवाइड होलिस्टिक केयर टू पेशेंट फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल। हमें पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है, मतलब ओवरऑल केयर हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है एजुकेटर रोल। एजुकेटर रोल में क्या जाता है? एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द मेंटल इलनेस एंड ट्रीटमेंट। हमें पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को जो पेशेंट की कंडीशन है उसके ऊपर हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है एडवोकेट रोल। एडवोकेट रोल में क्या जाता है? प्रोटेक्ट पेशेंट राइट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। हमें जो पेशेंट के राइट्स है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और हमें पेशेंट को उसमें क्या करना है? हमें जजमेंट नहीं करना है। बेनिफिशियल नॉन माल एफिशिएंस होना है, बेनिफिशियल होना चाहिए। जजमेंट हमें किसी प्रकार का नहीं करना, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है। तो ये सब आ जाता है एडवोकेट रोल में। फिर नेक्स्ट आ जाता है काउंसलर रोल। इसमें जाता है प्रोवाइड इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग। हमें पेशेंट को और उसके जो ग्रुप है उसको क्या करना? काउंसलिंग प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारी जाती है रिहेबिलिटेटर रोल। रिहेबिलिटेटर रोल में जाता है सपोर्ट पेशेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन। पेशेंट की सोशल और ऑक्यूपेशनली हमें रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 5th का ई, एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग में क्या चाहता है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर द क्लास ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट द साइकोसिस एंड अदर मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन। जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती है वो क्या करती हैं? साइकोसिस और अदर मेंटल इमोशनल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग। फर्स्ट आ जाता है फिनोथाइजाइंस। इसमें क्या जाती है? क्लोरप्रोमाजाइन। फिर आ जाती है थाइओक्सिथीन। इसमें क्या जाती है? फ्लूपेंथियोक्स। फिर आ जाती है डाइफेनाइल ब्यूटिल। इसमें क्या जाती है? पीमोजाइट्स। फिर नेक्स्ट आ जाती है ब्यूटोरोफिनोन। इसमें क्या जाती है? एग्जाम्पल में हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट हमारी क्या है क्लासिफिकेशन में? पेप्रिडीन। इसमें क्या जाती है? पेनफ्लोराइडल। नेक्स्ट हमारी जाती है इंडोलिक डेराइवेटिव्स। इसमें जाती हैं मोलिडोन। अब हम इसके इंडिकेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। फर्स्ट हमारा जाता है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा जाता है फंक्शनल डिसऑर्डर में हम इसको दे सकते हैं, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में दे सकते हैं, मूड डिसऑर्डर में दे सकते हैं, चाइल्डहुड डिसऑर्डर है तो उसमें दे सकते हैं, न्यूरोटिक और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में दे सकते हैं, और मेडिकल डिसऑर्डर अगर कोई तो उसमें भी हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। तो जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम EPS ये हमें दिखाई देते हैं एडवर्स इफेक्ट के रूप में, जिसमें क्या होता है? न्यूरोलेप्टिक इंक्लूड पार्किंसोनिज्म होता है, एक्यूट डिस्टोनिया होता है, एकथीसिया होता है, फिर टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट में क्या जाता है? ड्राई माउथ होता है, कॉन्स्टिपेशन, सीजर्स, सेडेशन और अदर्स, ये सब साइड इफेक्ट में आते हैं ऑटोनोमिक। फिर हम इसकी क्या देख लेते हैं? नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या क्या नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं फॉर अ पेशेंट रिसीविंग एंटी साइकोटिक
ड्रग्स, अगर कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को ले रहा है तो नर्सेज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फर्स्ट क्या रहेगा, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक सिप्स ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली टू रिलीव ड्राइनेस ऑफ माउथ। साइड इफ़ेक्ट में हमने देखा था कि पेशेंट को क्या हो रहा था, माउथ ड्राई हो रहा था, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि वह सिप्स ऑफ वाटर ले। बहुत सारा पानी एक साथ पीने से अच्छा है कि वो क्या करे, सिप्स ऑफ वाटर ले, जिससे अपने वो माउथ को ड्राई होने से बचा सकता, माउथ की ड्राइनेस को वो प्रिवेंट कर सकता है, रिलीफ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जाता है हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड लेग्जेटिव इफ़ नीड हेल्प टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। हमें क्या बोलना है पेशेंट को कि हाई फाइबर डाइट को उसको लेना है, इनटेक करना है, जिससे वह क्या कर सकता है, अपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा उसको, और अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अच्छा बना सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एडवाइज द पेशेंट टू गेट अप फ्रॉम द बेड एंड चेयर वेरी स्लोली। नेक्स्ट हमारा जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्स्थीसिया एंड एजिटेशन एंड इन्फॉर्म फिजिशियन। हमें पेशेंट में एक्स्थीसिया और एजिटेशन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर उसके बाद में हमें फिजिशियन को ये इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है ऑब्जर्व द पेशेंट रेगुलरली फॉर एबनॉर्मल मूवमेंट। हमें पेशेंट के एबनॉर्मल मूवमेंट को रेगुलरली ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है टेक ऑल सीजर प्रिकॉशंस। हमें सीजर्स के प्रिकॉशन यहाँ पे लेने हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जाता है एडवाइज द पेशेंट टू यूज सनस्क्रीन मीजर फॉर फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है। नेक्स्ट फिर आ जाता है टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, रिपोर्टिंग इफ टू सीवियर रेगुलर फॉलोअप। हमें पेशेंट को फॉलोअप के लिए बोलना है, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना है, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना है, ड्रग के यूजेस के बारे में हमें पेशेंट को और उसके जो फैमिली मेम्बर्स है उसको समझाना है। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला फिफ्थ का एफ, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ specialized knowledge to population and community to prevent mental illness, promotes and maintain mental health and rehabilitation population at risk that continue to have residual effect of mental illness। तो जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसमें क्या होता है कि ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग होती है, जिसमें हमें कम्युनिटी पीपल में मेंटल इलनेस को क्या करना है, प्रमोट करना है, और मेंटल हेल्थ को हमें मेंटेन करना है। ये हमारी जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी, श्रीवानी ने दी थी। अब हम इसके पर्पस देख लेते हैं कि क्या पर्पस होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो फर्स्ट हो जाता है प्रोवाइड प्रिवेंशन एंड एक्टिविटी टू पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या होता है, हमें जो मेंटल इलनेसेस हो रही है, जो पॉपुलेशन है, कम्युनिटी की पॉपुलेशन को मेंटल इलनेसेस हो रही है उसको हमें प्रिवेंट करके रखना, और जो मेंटल हेल्थ है उसको हमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रोवाइड प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। हमें इंटरवेंशन वहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो भी नीड हो रही है कम्युनिटी के पीपल को वो हमें वहाँ पे प्रोवाइड करनी है मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट हमारा जाता है एंटीसिपेट इमोशनल प्रॉब्लम। हमें इमोशनल प्रॉब्लम में एंटीसिपेट करना। नेक्स्ट हमारा जाता है डेवलप इनोवेटिव अप्रोच टू प्राइमरी प्रिवेंटिव एक्टिविटी। हमें प्राइमरी प्रिवेंशन वहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेसिक मेंटल हेल्थ केयर टू ऑल नीडी, जिसको भी ज़रूरत है, हमें जो भी कम्युनिटी के पीपल को ज़रूरत है उन सभी को हमने मेंटल हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है एनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज। हमें मेंटल हेल्थ नॉलेज क्या करना है, प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को हमें एक्टिवली प्रमोट करवाना है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटी। हमें जो पेशेंट है, मेंटल इल पेशेंट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है, और उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। फिर हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए एक पिरामिड है जिसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें प्राइमोडियल प्रिवेंशन देना। प्रिवेंशन, अगर मेंटल हेल्थ का प्रिवेंशन आता है या फिर मेडिकल सर्जिकल किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रिवेंशन आता है तो हमें क्या करना है, 4 स्टेजेस में हमें प्रिवेंशन को देखना। फर्स्ट हमारी क्या आ जाएगी, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, फिर प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। इसमें हमें 4 स्टेप को फॉलो करना। तो इसी प्रकार से हमें मेंटल हेल्थ में भी 4 स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें
फर्स्ट जाता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, सेकंड हमारा आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें क्या होता है हेल्थ मेंटेनेंस करना और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेना। नेक्स्ट हमारा जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा सबसे ऊपर क्या है टर्सरी प्रिवेंशन, इसमें क्या किया जाता है रिहेबिलिटेशन फॉलोअप वगैरह इसमें किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स, क्या क्या रोल होते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स के, जिसमें फर्स्ट हो जाता है एजुकेट पीपल अबाउट मेंटल हेल्थ इलनेस, हमें पेशेंट को और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हमें क्या करना है मेंटल हेल्थ के प्रति हमें मेंटल हेल्थ और इलनेस के प्रति हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और जितने भी कम्युनिटी के पीपल हो उन सबको हमें मेंटल हेल्थ के प्रति और इलनेस के प्रति हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, अगर मेंटल डिसऑर्डर की कोई भी साइन आ रहा तो हमें अर्ली डिटेक्शन उसका करना है और हमें साइकेट्रिस्ट से जाके हमें मिलना है, साइकेट्रिस्ट से जाके हमें ट्रीटमेंट लेनी है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रोवाइड काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, हमें जो कम्युनिटी के पीपल हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है और इमोशनल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करनी है नीडी पर्सन को। नेक्स्ट हमारा जाता है एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड मॉनिटर, हमें क्या करना है अगर कोई पेशेंट मेंटली इल है और वो मेडिकेशन को ले रहा है तो हमें क्या करना है उसको एडमिनिस्टर करना है और उसको हमें मॉनिटर करना है कि कितनी मेडिसिन ले रहा है, किस समय में ले रहा है और उसके क्या क्या उसको साइड इफ़ेक्ट या उसको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट उसको अगर हो रहा है एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो वो सब हमें क्या करना है मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हमारा जाता है प्रमोट रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन, हमें रिहेबिलिटेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट हमारा जाता है कंडक्ट कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, हमें कम्युनिटी के अवेयरनेस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाना। नेक्स्ट हमारा जाता है फॉलो अप एंड एंश्योर कम्युनिटी ऑफ केयर, हमें फॉलोअप प्रोवाइड करवाना है और कम्युनिटी में हमें कंटिन्यू केयर प्रोवाइड करवाना है जो मेंटली इल पर्सन है। नेक्स्ट हमारा जाता है मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, हमें सारे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट को मेंटेन करते हुए रखना है। यहाँ पे हमारी आज की क्लास फिनिश हो जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स सीनियर जूनियर हु माइट बेनिफिट यू। Hit the bell icon so don't miss out on future lesson tips. Keep learning, keep growing, and always thanking for being part of my learning journey. Thank you for watching this video.